हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानेंगे सांस्कृतिक और धार्मिक विकास क्रम किसके काल में? मुगलों के काल में। यानी मुगल्स के टाइम पीरियड में कौन कौन से रिलीजियस कल्चरल डेवलपमेंट हो रहे थे, वो ये चैप्टर बहुत डिटेल से डिफाइन करता है। इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में। यहां पर इतना ज्यादा नहीं बताया जितना हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़कर आए थे। यानी मुगल्स के टाइम पीरियड में किस तरह का आर्किटेक्चर था, वास्तुकला हमने पढ़ लिया है। दूसरा, मुगल्स के टाइम पीरियड में चित्रकला का कैसे विकास हुआ था वो भी हम पढ़ चुके हैं। हमारे आर्ट एंड कल्चर में हमने जाना था इनका धार्मिक विकास। तो ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है वो हम कवर कर चुके हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो बताया गया ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि डेप्थ में जा नहीं रहा है, ओवरव्यू देते हुए ही आपको निकल रहा है। तो हम भी बस क्योंकि चैप्टर है इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। डिटेल इसका कहाँ है? आर्ट एंड कल्चर में, वहां वर्ड टू वर्ड बता रखा है मुगल आर्ट के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के एग्जाम में अपीयर हो रहे होंगे, आप हमारे इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह पर हो रहा है। तो ये हमारे ऑफलाइन सेंटर्स है करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना। तो आप में से जो भी बच्चे इन सेंटर्स के नियर बाय आप वहां जाके ज्वाइन करिए, और अदरवाइज आप ऑनलाइन जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन करिए, टेस्ट लगाना जरूरी है। तो आप वैसे तो देते ही होंगे टेस्ट जीएस का, या फिर क्वेश्चंस लगाते होंगे प्रीवियस ईयर। कम से कम 10-15 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिए, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर राइटर, थोड़ा सा देखते हैं हम। ओके, मुगल शासन के दौरान शुरुआती इस प्रकार से होती है कि राइटर बोलता है कि देखो, मुगल्स के टाइम पीरियड में हमें जो कला या धार्मिक व्यवस्था दिखाई देती है वो कई क्षेत्रों के कला या धर्म का एक निचोड़ था, या फिर उसका मिला जुला परिणाम था, है ना। क्योंकि मुगल्स खुद कहाँ से आ रहे हैं? सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। तो जब ये वहां से मूव करके आ रहे हैं तो वहां की कला संस्कृति को अपने साथ ला रहे हैं। भारत का अपना एक बहुत ही विकसित कला और संस्कृति था। हमने पढ़ा था ना मौर्यंस के टाइम पीरियड में, गुप्तास के टाइम पीरियड में, पोस्ट गुप्ता में। तो भारत में ऑलरेडी जो पहले से विकसित कला थी उसमें ये मुगल जो कला शैली आएगी, और साथ में जब मुगल्स रूल कर रहे होंगे उसी समय पे यूरोपियंस भी भारत में आ जाएंगे। तो वो जो यूरोपीय भारत में आते हैं उनके द्वारा भी अपनी कला लेकर आई जाती है। कहां से? यूरोप में, जो यथार्थवादी कला होती है, चित्रकला। तो इन तीनों का जो मिला जुला सम्मिश्रण था ना, वो हमें मुगल्स के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। ओके, तो राइटर बस शुरुआत ही यहीं से करता है कि मुगल शासन के दौरान भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुमुखी और जबरदस्त विकास हुआ। ओके, बहुमुखी मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस काल में वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य और संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई और जिन्होंने मानदंड स्थापित किए, उनका बाद की पीढ़ियों तक गहरा प्रभाव पड़ा। स्पेसिफिकली ये बात करने वाला है किसकी? वास्तुकला की। यानी कौन कौन से हमें स्थापत्य दिखाई देते हैं, है ना। जैसे मस्जिद हो गई, या अन्य हमने बाग देखा है मुगल्स के टाइम पीरियड में, 4 बाग बनाने का बहुत प्रचलन था। तो ये कौन कौन से वास्तुकला हमें दिखाई देते हैं? मीनारे हो गई, किला हो गया, ये सारी चीजें। चित्रकला, हम लघु चित्रकला देखते हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी। और चित्रकला में भी जो आपकी छोटी छोटी जो पांडुलिपियों के साथ में, या जो ये किताबें लिखी जाती थी उसके साथ में जो लघु चित्रकारी दिखाई देती थी, वो इस समय किस तरह से विकसित हुई। साहित्य का विकास कैसे होता है, ना केवल फारसी में बल्कि हमें पता लगता है कि संस्कृत में काफी सारे साहित्यों का विकास होता है। संगीत के क्षेत्र में डिपेंड करता है कौन सा मुगल रूलर का कितना ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो औरंगजेब का काल था उस समय हम देखते हैं कि कुछ खास ऐसा संगीत के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा था, लेकिन आगे मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में क्योंकि वो कला प्रेमी था तो संगीत का काफी विकास हुआ। तो ये थोड़ा सा ना इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित हो रही थी। ठीक है, इस अर्थ में उत्तर भारत में गुप्त काल के बाद मुगल को दूसरा शास्त्रीय काल कहा जाता है। गुप्त काल के बाद मतलब बोल रहा है कि जो गुप्तास के टाइम पीरियड तक डेवलपमेंट हुआ था उसके बाद से हम इसे बोल सकते हैं कि शास्त्रीय कला का दूसरा फेज, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज हमें एंशिएंट का दिखाई देता है, बोल रहा है शास्त्रीय कला का जो सेकंड फेज है उसको हम मुगल कला के रूप में मान सकते हैं। इस विकास क्रम के दौरान ये जो मुगल्स के टाइम में जितना डेवलपमेंट हुआ है, इस समय हमें भारतीय परंपराओं का मेल मुगलों द्वारा लाई गई तुर्क और ईरानी संस्कृति से हुआ। तो मुगल्स बेसिकली कौन थे? आप सभी को पता है कि इन पर किसका इम्पैक्ट था? तो मुगल्स के बारे में आपको पता है ना, मंगोलों से, तुर्क से इनका रिलेशन था। तो बोल रहे कि जो तुर्क और ईरानी परंपरा थी, क्योंकि ये उस क्षेत्र से मूव करके आए थे, तो इनके द्वारा उस
कलाओं का ज्ञान लेकर आया गया था। तो ये जो पूरा विकास हुआ है ना, इसे हम बोल सकते हैं कि भारतीय परंपरा और ईरानी तुर्क संस्कृति का मेल हमें दिखाई देता है मुगल कला के रूप में। ओके, आगे बोल रहा है कि बाबर जो है, बाबर मतलब जो पहला मुगल इस जिसने इन्वेड किया था और लास्ट जो रूलर था उसको डिफीट किया था, कौन सा सल्तनत काल का, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा बैटल था और कौन से वंश से संबंध रखता था। ओके, तो बाबर इस सांस्कृतिक धरोहर के बारे में सजग था। भारत की संस्कृति के कई पहलू उसे पसंद नहीं थे। जब बाबर आया था तो उसे काफी सारी चीजें ऐसी लग रही थी जो उसके हिसाब से सही नहीं थी। सबका अपना अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उसने उन क्षेत्रों में या उन पर्टिकुलर जगह पर थोड़े से चेंजेस किए और चेंजेस करके संस्कृति के, कला के नए मानदंड स्थापित किए। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 14वीं और 15वीं सदियों में कला और संस्कृति के विकास क्रम ने समृद्ध और बहुपक्षीय परंपरा, 14वीं सदी मतलब 1300 के बाद की बात कर रहा है ना, और क्या बोलते हैं सल्तनत काली हमें 1300 के बाद दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं कि वहीं से कहीं ना कहीं ये विकास चालू हो जाता है, जिसने 15वीं सदी तक आते आते एक अच्छा मानदंड स्थापित किया था। ठीक है, इसके अलावा राइटर बोलता है भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न धर्मों और नस्लों के लोगों ने इस सांस्कृतिक विकास में अनेक प्रकार से योगदान दिया। क्योंकि देखो भारत में खुद इतना ज्यादा विविधता है ना, और इतनी ज्यादा विविधता होने की वजह से कोई भी कला का विकास हो, कोई भी संस्कृति का विकास हो, कहीं ना कहीं रीजनल फैक्टर्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो भारत में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे अलग अलग धर्म नस्ल के लोगों का जो कला था, संस्कृति था, उसने भी इसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया और समन्वित रूप से राष्ट्रीय कला का हमें विकास यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, अब आ जाते हैं वास्तुकला। बस थोड़ा सा इसने इंट्रो में बता दिया कि ये जो मुगल आर्ट है ये अकेला नहीं बल्कि इस पे काफी सारी चीजों का इन्फ्लुएंस था और फिर ये जाके विकसित होता है। अब वास्तुकला की इंडिविजुअल बात करता है। ये वास्तुकला हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल से आर्ट एंड कल्चर में देखा हुआ है, यहाँ पर इतना डिफाइन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हिंट देते हुए आगे चल रहा है। मुगलों ने बहुत सुंदर किले बनाए और देखो किले ऑलरेडी हमारे देश में एग्जिस्ट करता था, कब, राजपूत के टाइम पीरियड में। तो राजपूत जो है वो लोग अपने अपने रीजन्स को कैसे किले बना के संरक्षण देते थे। वैसे किले का तो हमने जिक्र हड़प्पा सभ्यता में भी पाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह से फोर्टिफिकेशन किया जाता था, किलाबंदी किया जाता था, है ना। तो वो जो किले बनाने की परंपरा है वो राजपूताना से मुगल्स में आती है। महल बनवा रहे थे, कुछ बहुत फेमस दरवाजे इनके द्वारा बनाए गए थे, एंट्रेंस जो है, सार्वजनिक भवन, मस्जिद, बावलियां, ये सब का निर्माण किया जा रहा था। तो इन निर्माण में जिस तरह की आर्किटेक्चर का प्रयोग हो रहा था उसे ही बोला जा रहा है ना मुगल वास्तुकला। यानी किस तरह से ये खंबे बना रहे हैं, किस तरह के पिलर्स दे रहे हैं या फिर उसके ऊपर लिंटर डाल रहे हैं, गुंबद नुमा आकार बना रहे हैं। तो वो क्या चेंजेस आए, स्थापत्य ये पहले भी थे लेकिन मुगल्स के टाइम पीरियड में जो किले बन रहे थे उसमें क्या प्रकार के चेंज आए थे, तो उसके आधार पर बोल रहे हैं कि मुगल्स ने इन सब चीजों का निर्माण कराया था। उन्होंने उनके द्वारा जो एक फेमस नई चीज दिखाई दी वो क्या था, बहते पानी वाले अनेक सुंदर बाग उसके द्वारा लगवाए गए। 4 बाग हम इसमें देखते हैं। 4 बाग बेसिकली क्या होता है, ऐसे कैनाल हमें दिखाई देता है, यानी ये नहर है और ये भी नहर है, और इस नहर, ये जो नहर है इसी तरह से बहती थी। यहाँ पर बाग, यहाँ पर बाग, यहाँ पर बाग, यहाँ पर बाग। तो बेसिकली एक बाग के बीच से 2 ऐसे कैनाल गुजार दी जाती थी, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक बाग जो है वो आपके 4 बाग में डिवाइड हो जाता था। तो ये हमें एक मुगल वास्तुकला का अनोखा नमूना दिखाई देता था। ठीक है, वास्तव में महल, आरामगाह में बहते पानी का उपयोग मुगलों की एक खास विशेषता थी। वो आप देखोगे महल में भी हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो आरामगाह थे वहां पर भी ये दिखाई देता है। बाबर बागों का बहुत शौकीन था और ये व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी, सबसे पहले बाबर के द्वारा, है ना। और उसी का ये जो बाबर की 4 बाग की व्यवस्था थी, इसी को उसके उत्तराधिकारी हुमायूं आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, बाबर बागों का बहुत शौकीन था तथा उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बाग लगवाए थे। ठीक है, कश्मीर का निशाद बाग, लाहौर का शालीमार बाग, ये कुछ इसने एग्जाम्पल दे दिया है। पंजाब की तलहटी में स्थित पिंजौर, ये मुगल कालीन बाग आज तक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ठीक है, शेरशाह, अब देखो मुगल्स के जो पीरियड चल रहा था, हमें पता है कि 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वहां से इनका एंट्रेंस हुआ। तो ये जो मुगल्स है इसका टाइम पीरियड हमें कब तक इनिशियली दिखाई देता है, 1540 तक, क्योंकि इसके बाद से मुगल्स को रिप्लेस कर दिया था किसने, अफगानों ने। और 1546
से लेके 1555 तक हमें यहाँ पर अफगान शासकों का शासन दिखाई देता है। तो बस राइटर यही बोलता है कि मुगल्स के बाद जो बीच में ब्रेक आया, शेर शाह ने वास्तुकला को एक नई गति दी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है, सासाराम बिहार जो उसका मेन कोर रीजन था, उस वहां पर उसका मशहूर मकबरा, दिल्ली में पुराने किले में उसकी मस्जिद वास्तुकला के शानदार नमूने माने जाते हैं। तो बोल रहा है कि इस परंपरा में अफगानों का भी योगदान था, और अफगानों में बोल रहा है कि शेर शाह ने जो मकबरा बनवाया है सासाराम में, या फिर दिल्ली का जो पुराना किला है वहां पर मस्जिद बनवाई है, ये अपने आप में आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा नमूना माना जाता है, विकसित रूप माना जाता है। ये वास्तुकला की मुगल पूर्व शैली का चरमोत्कर्ष और नई शैली का प्रस्थान बिंदु है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बाबर है ना, बाबर बहुत कुछ कर नहीं पाया था वास्तुकला के क्षेत्र में, प्लानिंग इसकी बहुत सारी थी, लेकिन बाबर के बाद जो हुमायूं आया उसको भी समय नहीं मिला, बहुत जल्दी वो भी रिप्लेस हो गया। आगे जाके हुमायूं थोड़ा सा काम करता है, कब, जब वो दोबारा आता है, कब, 1556 में। तो उसने मुगल्स का जो लघु चित्रकारी था उस क्षेत्र में काम किया, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका बेटा अकबर आता है। तो हुमायूं का जो सेकंड फेज था, वहां से जो मुगल्स का टाइम पीरियड था, उस समय हमें मुगल काल का चरमोत्कर्ष दिखने या प्रारंभ होकर चरमोत्कर्ष की तरफ जाते हुए मुगल चित्रकला या मुगल कला संस्कृति दिखाई देती है। तो राइटर बोल रहा है कि जो अफगानों के समय में शेर शाह के काल में हमें ये मकबरा या मस्जिद बनी हुई दिखाई दी, ये पुरानी चली आ रही कला का चरमोत्कर्ष था, और जो मुगल्स की कला स्टार्ट होगी उसका प्रारंभ बिंदु था, क्योंकि अभी मुगल्स बहुत कुछ खास कर नहीं पाए थे इस क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है राइटर? राइटर बोलता है कि अकबर पहला मुगल शासक था जिसने पास्ट में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराए, क्योंकि उसके पहले टाइम नहीं मिल पाया, है ना। हुमायूं वही 4-5 साल का, सॉरी बाबर का 4-5 साल का, हुमायूं आया, 10 साल तक अनस्टेबिलिटी बनी रही, चला गया वो वहां से भागकर, फिर वापस आया, 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो एक्चुअल में इस क्षेत्र में वास्तुकला के क्षेत्र में काम हुआ है वो अकबर के समय में हुआ है, क्योंकि अकबर को अच्छा खासा टाइम मिला, है ना, और अच्छा खासे साधन रिसोर्सेज मिले, तो ये अकबर ने इस क्षेत्र में काम किया। उसने अनेक किले बनवाए, जिनमें सबसे मशहूर किला हमें आगरा का किला दिखाई देता है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का डेटा याद रखना है। तो अकबर ने जो रेड फोर्ट बनवाया है उसका एक बहुत फेमस स्थापत्य है। ये किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर, है ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इसके बारे में, किस तरह का रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान। तो ये जो लाल बलुआ पत्थर है, इससे ये विशाल किले का निर्माण कराया। अपने किलों के लिए मुगलों ने किला निर्माण की सुविकसित भारतीय परंपरा को आधार बनाया, क्योंकि भारत में ऑलरेडी पहले से किले बनते थे, राजपूताना स्टेट्स में तो हम बड़ी संख्या में देखते हैं ना। तो वो जो भारत में किले बनाने की परंपरा थी, उसी को आधार बनाते हुए इन्होंने भी उसी प्रकार के किले बनाए, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। ठीक है, जैसे कि ग्वालियर, जोधपुर, इन जगह पर हमें काफी सारे फेमस फोर्ट्स दिखाई देते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, किला निर्माण अपने उत्कर्ष पर दिल्ली में पहुंचा, जहां शाहजहां ने सुप्रसिद्ध लाल किले का निर्माण कराया। तो ये बोल रहा है कि स्थापत्य का विकास हमें अकबर के टाइम पीरियड में देखता है, और स्पेसिफिकली अगर फोर्ट की बात करें तो अकबर ने जो आगरा का किला बनाया है वो एक बहुत अच्छा नमूना है। और अकबर के बाद जहांगीर आता है, उसके बाद शाहजहां, तो शाहजहां के टाइम पीरियड में लाल किला बनाया जा रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा स्थापत्य का नमूना है। ये तो आपने देखा ही होगा ना, दिल्ली के आसपास जाओगे तो लाल किला आपको मिल जाएगा रास्ते में। ठीक है, 1572 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में एक महल सह किला परिसर का निर्माण आरंभ कराया, जिसको पूरा होने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा। तो इनका कोर रीजन क्या था? वही आगरा था। तो बोल रहे हैं कि यहां पर इसके द्वारा एक महल सह किला का निर्माण कराया गया। ठीक है, एक पहाड़ी पर एक विशाल कृत्रिम झील के साथ बने इस परिसर में गुजरात बंगाल शैली की अनेक इमारतें थी। और इस पर इंपैक्ट क्या था? बोल रहे कि इसमें हमें गुजराती शैली और बंगाली शैली का प्रभाव दिखाई देता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो जो है रीजनल जो आर्ट्स है ना, उसका भी वहां पे कहीं ना कहीं मिलन हमें दिखाई दे रहा है, या उसका भी उसमें प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसमें गहरी ओलतियां, छज्जे, मनमोहक झरोखे हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। फिर बोल रहा है हवाखोरी के लिए बने पंचमहल में समतल छतों को सहारा देने के लिए विभिन्न मंदिरों में प्रयुक्त तो सभी प्रकार के खंभे बनवाए गए। ये देखो, ये जो पंचमहल है, पंचमहल बेसिकली क्या है कि एक जो इस तरह का बनाया गया स्ट्रक्चर, इसमें हमें ना 5 फ्लोर्स ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बुक में तो कोई पिक्चर नहीं था, तो इसी तरह से मैं आपको लेकर आई, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको हम 5 महल करते हैं, 5 हमें फ्लोर्स इस तरह के छज्जे रूपी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि एक हवाखोरी, मतलब चारों ओर से इसमें हवा का आदान प्रदान होता है, एक बहुत ही अच्छा तरह का वेंटिलेशन टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ
वेंटिलेशन के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ। तो हवाखोरी के लिए बने पंचमहल में समतल छतों को सहारा देने के लिए विभिन्न मंदिरों में प्रयुक्त सभी प्रकार के खंभे बनाए गए हैं। ये जो छत बनाए गए थे ना ऐसे, इसको सहारा देने के लिए पिलर्स का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। वास्तुकला की गुजरात शैली सबसे व्यापक रूप उस महल में किया गया है। बोल रहे कि इस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि गुजरात शैली का प्रयोग हो रहा है, बंगाल शैली का प्रयोग हो रहा है, और जो पंचमहल है ना, इसमें ज्यादा इंपैक्ट हमें किसे दिखाई देता है? गुजरात शैली का। गुजरात शैली जैन शैली का प्रभाव था। आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करिए तो आप करेक्ट कर पाएंगे, जिसे संभवतः अकबर की राजपूत पत्नी या पत्नियों के लिए बनवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ता है। आगरा के किले में भी लगभग इसी प्रकार की इमारतें बनवाई गई, हालांकि उनमें से कुछ ही बाकी बची, मतलब काफी ज्यादा जो है वो डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि नेक्स्ट राइटर बोलता है कि आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों जगह के निर्माण कार्यों में अकबर ने स्वयं गहरी रुचि दिखाई। तो जो आगरा में निर्माण कार्य कर रहा था, या भी हमने देखा फतेहपुर सिकरी में पंचमहल वगैरह की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे कि दोनों ही जगह, चाहे किले बना रहा है या फिर पंचमहल बनवा रहा है, इसमें उसका अपना खुद का भी वो रुचि लेता था, खुद जो है इन्वॉल्व होता था। ठीक है, फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव उन चमकदार नीली खपरेलों में देखा जा सकता है जिनका प्रयोग दीवारों को सजाने के लिए हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा है सेंट्रल एशिया। तो देखो पंचमहल जो बन रहा है उसमें क्या गुजराती शैली का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन बोल रहा है कि सेंट्रल एशिया में जो एक तरह का आर्ट प्रयोग हो रहा है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है किस रूप में? चमकीली नीली खपरेलों के रूप में। यानी जो आर्किटेक्चर इसने क्रिएट करवाया उसको सजाने के लिए नीले रंग की खपरेलों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे छत्ते बनाते हैं। जैसे ये जो इसका ये वाला स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे जो खपरेल जो लगाया जा रहा है बोला वो चमकीले नीले रंग की, वो कहां से उठाया गया है? मध्य एशिया की कला में हमें वो दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे शानदार इमारतें मस्जिद और उस तक ले जाने वाला दरवाजा है, जिसे बुलंद दरवाजा कहते हैं। इसे अकबर की गुजरात विजय की याद में बनवाया गया था। तो अकबर के काल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हम आर्किटेक्चर बोल सकते हैं वो क्या है? बुलंद दरवाजा बोल सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि यह दरवाजा उस शैली में है जिसे अर्ध गुंबदाकार कहा जाता है। यह पाया गया है कि एक गुंबद को आधा कर दिया गया है, मतलब कि वो इस तरह का हाफ गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ हमें दिखाई देता है। काटा गया भाग दरवाजे का विशाल बाहरी मुख्य भाग है, जबकि पिछली दीवार में जहां गुंबद और फर्श मिलते हैं छोटे दरवाजे बनाए गए हैं। बेसिकली देखो ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कि इस समय में कौन कौन से आर्किटेक्चर दिखाई दे रहे हैं मुगल्स के टाइम पीरियड में, तो वो रूलर्स के हिसाब से बताएगा ना। बाबर बहुत कुछ कर नहीं पाया था, हुमायूं को भी इतना कुछ खास समय नहीं मिला था वास्तुकला के क्षेत्र में। हुमायूं चित्रकला के क्षेत्र में काम करता है। तो यहाँ पर किसका रोल था? अकबर के टाइम पीरियड में बोल रहा है आगरा का किला हो गया, पंचमहल की बात कर रहा है, या फिर बुलंद दरवाजा की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसमें हमें मुगल आर्ट दिखाई देता है और साथ साथ में रीजनल आर्ट, सेंट्रल एशिया की आर्ट का भी जुड़ाव दिखता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि आगे जहांगीर के टाइम पीरियड में भी हम देखते हैं, शाहजहां के टाइम पीरियड में जैसे लाल किला बनाया गया, वो खुद अपने आप में स्थापत्य का एक बहुत बड़ा नमूना था। फिर बोलता है राइटर, साम्राज्य की नींव मजबूत हुई तो मुगल वास्तुकला अपने विकास में चरम पर पहुंची। मतलब जैसे जैसे एम्पायर पावरफुल होता जाएगा वो इस क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। भाई जब राजा पावरफुल होगा, उसके पास में अच्छे रिसोर्सेज होंगे, धन संपदा होगा, तभी तो वास्तुकला के क्षेत्र में काम करेगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कराने में बहुत पैसा लगता था, बहुत लेबर लगता था। जहांगीर के काल के अंतिम भाग में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनवाने तथा दीवारों को फूलदार आकृतियों से सजाने का चलन शुरू हुआ। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ आर्ट एंड कल्चर में कि ये जो मुगल आर्ट है हमें उसमें दिखाई देता है कि दीवारों पे किस तरह से फूलों की नक्काशी या जो कुरान की आयतें होती थी उनकी नक्काशी की जाती थी। ये लोग बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते थे पशु या मानव की आकृतियों को उकेरना, तो ये लोग क्या करते थे? फूल पत्ती, या फिर ये ईरानी शैली का ही प्रभाव है, या फिर जो कुरान की आयतें थी उससे सजावट होती थी। तो बोल रहा है कि जहांगीर के टाइम पीरियड तक हमें संगमरमर की दीवार और इस तरह की जो सजावट की प्रक्रिया है वो दिखाई देने लगी है। साज सज्जा की यह शैली जिसे जड़ाऊ नक्काशी या फिर पितृदुरा शैली कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है पितृदुरा शैली क्या होती है। ये जो अभी हमने पढ़ा जहांगीर के टाइम पीरियड में, इसको पितृदुरा शैली कहते हैं और ये इस समय में बहुत ज्यादा प्रचलित होते हुए दिखाई देता है। फिर आ जाते हैं जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के काल में और भी लोकप्रिय हो जाती है पितृदुरा शैली। अब बताइए शाहजहां के काल का एक बहुत फेमस क्या आर्किटेक्चर है, कौन सा वास्तुकला का नमूना बनाया गया था? ठीक है, बड़े पैमाने पे इसका उपयोग ताजमहल, बस लो आ ही गया। तो शाहजहां के
टाइम पीरियड में हम ताजमहल में इसका प्रयोग देखते हैं, ठीक है, जिसको सही ही निर्माण कला का एक नगीना कहा जा सकता है, ठीक है। तो मुगल्स के टाइम पीरियड में किस तरह के आर्किटेक्चर बन रहे हैं वो हमने यहाँ से जान लिया, ठीक है। इसके अलावा बोल रहे हैं कि हुमायूं का जो मकबरा है इसमें भी संगमरमर की एक विशाल गुंबद का प्रयोग हुआ है। तो इस टाइम पीरियड तक संगमरमर जो है ना उसका बहुत ज्यादा प्रयोग चालू हो जाएगा और उसको सजाने के लिए पितृदुरा शैली का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि शाहजहां के टाइम पीरियड में हम देखते हैं, हमें एक और चीज दिखाई दी, एक तो आप जो ताजमहल देखते हैं, इसके अलावा मस्जिद निर्माण भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। जो मस्जिद जो इनका रिलीजियस प्लेस है जहां पर जाके प्रेयर करते हैं, तो वो भी एक होता है ना कि पीक लेवल पर पहुंच गया अपने बनावट में, अपने आकार में। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इसके दो सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है, आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद जो ताज की तरह पूरा संगमरमर का बनाया गया है, और दिल्ली की जामा मस्जिद जो कि लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस काल तक, किसके, शाहजहां के टाइम पीरियड तक, थोड़ा सा याद रखोगे हो जाएगा। शाहजहां के टाइम पीरियड तक संगमरमर पितृदुरा शैली तो अपने पीक पर पहुंच ही रही है उसका प्रयोग सजाने के लिए। दूसरा बोल रहा है कि मस्जिद भी अपनी मस्जिद निर्माण कला भी पराकाष्ठा पे पहुंच रही है। उसके दो एग्जांपल दे दिया, एक मोती मस्जिद और एक जामा मस्जिद, ठीक है। बोल रहे हैं कि कैसे बनाए होते थे, ऊंचा दरवाजा, लंबी और पतली मीनारें और अनेक गुंबद जामा मस्जिद को आकर्षक बनाते हैं, ठीक है, कि भाई लंबी पतली दीवारें बनाई जा रही है, उसके ऊपर इस तरह से गुंबद बनाई जा रहा है, तो ये अपने आप में उसके अट्रैक्शन का कार्य करती थी, ठीक है। आगे बढ़ जाते, औरंगजेब के काल में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वो इतना इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। औरंगजेब ने बहुत ज्यादा इमारतें नहीं बनाई। कला के क्षेत्र में औरंगजेब थोड़ा सा साइड ही था, हालांकि वो खुद एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, वीणा वादन करता था आई थिंक। तो औरंगजेब जो है वो कला, उसका बस यही था कि जितना ज्यादा हम मिलिट्री एक्सपांशन कर सके वो हम करेंगे, क्षेत्रों को जीतेंगे, तो वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करता था, क्षेत्रों को अपने फैलाता था। औरंगजेब ने जो बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में खर्च नहीं कर रहा था, उसने बहुत इमारतें नहीं बनवाई हैं। फिर भी हिंदू और तुर्क ईरानी रूपों और सुसज्जित आकृतियों पर आधारित मुगल वास्तु परंपराएं बिना किसी व्यवधान के 18वीं और 19वीं सदी के आरंभ तक चलती रही। छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन होते रहे, बड़ा हम यहीं तक देखते हैं। तो बेसिकली अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये वो टाइम पीरियड है जब हमें मुगल वास्तुकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो वास्तुकला जब भी पूछेगा तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चित्रकला। चित्रकला के बारे में क्या बोल रहा है, चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया, स्पेशली लघु चित्रकारी। यानी मुगल्स के टाइम पीरियड में हुमायूं जब यहां से जाता है, शेर खान ने अटैक किया और जाकर उसने शरण लिया था आपका फारस के शासक के पास में, पर्शियन रूलर के पास में। तो वहां पर लघु चित्रकारी बनाई जाती थी। जब वो भारत में आया तो उसने भी सोचा कि हमें भी इस चित्रकारी को प्रमोट करना चाहिए, और वो खुद वहां से दो चित्रकारों को बुलाता है, और बुलाकर भारत में जहां पर वो रूल कर रहा था मुगल रीजन में, वहां पर चित्रशाला का निर्माण कराया, जहां पे बाकायदा चित्रकार बैठकर स्पेसिफिकली उसी पर काम करते थे कि किस तरह से हम अच्छी से अच्छी चित्रकारी बना सकते। तो हुमायूं ये ट्रेंड लेकर आया, अकबर ने इसको बहुत ज्यादा एक्सपांड किया है ना। और अकबर खुद पर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम भी था, तो पढ़ने में उसको थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो अकबर क्या करता था कि ज्यादा से ज्यादा जो भी बुक्स होती थी उसको चित्रों के माध्यम से रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता था, और कोशिश करवाता था ज्यादा चित्रकारों को कि पिक्चर्स फॉर्म में चीजों को प्रेजेंट किया जाए। तो उसके टाइम पीरियड में यहाँ पर अगर कुछ लिखा है तो कोशिश की जाती थी कि हर चीज को चित्रकारी में उकेर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा कुछ लिखा है, स्टोरी लिखी है, उस पूरी स्टोरी को कैसे एक छोटे से इमेज में लाना, ये था आपका मुगल लघु चित्रकारी, जो हमें इस समय पनपते हुए दिखाई देता है। तो चित्रकारी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान किया। उन्होंने दरबार, युद्ध और शिकार का पीछा करने के दृश्यों से युक्त अनेक विषयों पर चित्रकारी की, कि दरबार में लोग बैठे हुए हैं उस तरह की चित्रकारी है, शिकार करने की चित्रकारी है, युद्ध हो रहा है, इस तरह के चित्र उकेरे जा रहे हैं लघु चित्रकारी के रूप में। उन्होंने चित्रकला की एक जीवंत परंपरा को जन्म दिया, जो मुगलों की शान और शौकत के समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक देश में चलता रहा, ठीक है। यहाँ भी शैली की समृद्धि का कारण यह था। देखो शैली की समृद्धि यहाँ पर क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला ना, क्योंकि कुछ आइडिया ये फारस से लेकर आए थे, कुछ भारत में ऑलरेडी जो चित्रकला
प्रचलित थी, और कुछ यूरोपियन आर्ट का भी इस पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में ना यथार्थवादी चित्रकला इस समय में दिखाई देती है। तो आपको पता है पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा के बारे में हम पढ़ते हैं। पुर्तगालियों के आगमन के साथ, क्योंकि वहां पे यथार्थवादी चित्रकारी हो रही थी, यथार्थवादी मतलब रियलिटी बेस्ड है ना, जो भी एक्चुअल में हम देखते हैं, तो वैसी वो पेंटिंग्स लेकर आ रहे थे, गिफ्ट कर रहे थे। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा कि मुगल चित्रकारी हमें दिखाई देती। स्पेशली मैं बात करूंगी जहांगीर के टाइम पीरियड से, मुगल्स आर्ट में यथार्थवादी रियलिटी बेस्ड जो है वो छोटी छोटी पिक्चर्स बनाई जाएंगी। ठीक है, तो ये शैली की समृद्धि का कारण है कि इसमें बहुत सारी कई सारी चित्रकलाओं का सम्मिश्रण था। जैसे भारत में पहले से जो अजंता में भित्ति चित्रकारी चली आ रही है, उसका इस पर प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, जैनियों के अलावा मालवा, गुजरात जैसे कुछ प्रांतीय राज्यों ने भी 15वीं सदी में चित्रकला को संरक्षण दिया था। तो बोल रहा है कि गुप्त काल के बाद हम देखते हैं आगे, हम जैनी के अलावा जो मालवा, गुजरात में कुछ प्रांतीय राज्य हमें दिखाई देते हैं। कुछ क्यों, बहुत सारे प्रांतीय राज्य दिखाई देते हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारे राजपुताना स्टेट्स दिखते हैं। तो उन लोगों ने भी लोकल आर्ट को संरक्षण दिया था, उसका भी हमें यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाई देता है। शाह ईरान के दरबार में रहते समय, शाह ईरान कौन, जिसके दरबार में हुमायूं ने शरण ली थी, जब हुमायूं वहां पर रह रहा था तो उसने वहां पर काफी कुछ सीखा। उसने देखा कि कैसे वो चित्रकारी को संरक्षण दे रहे, तो चित्रकारों को संरक्षण दे रहे, उससे काफी प्रभावित हुआ, उन चित्रों से काफी प्रभावित हुआ। तो यही आकर हुमायूं भारत में करने की कोशिश करेगा। देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में उसने चित्रकार बुलाए, कुछ तो निम्न जाति के भी थे। आरंभ से ही इस कार्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। तो ये जो चित्रकारी हो रही थी, या फिर अलग से चित्रशाला बनाया जा रहा था जहां पे अलग अलग क्षेत्रों के चित्रकार आ रहे हैं, बैठ रहे, काम कर रहे हैं, इसमें हमें रिलीजियस हार्मनी दिखाई देती है, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर काम करेंगे। उदाहरण स्वरूप अकबरी दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत और दसावन, ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पर कोई भी रिलीजियस भेदभाव नहीं हो रहा है, तो बहुत बराबर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, नाम से बता रहा है आपको। यह केंद्र तेजी से विकसित हुआ और जल्द ही यह चित्रकला का सुप्रसिद्ध केंद्र बन गया। फारसी कथाओं की पुस्तकों के चित्रांकन के अलावा चित्रकारों को जल्द ही महाभारत का फारसी अनुवाद करने और ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा और अन्य ग्रंथों के चित्रांकन का काम भी सौंपा गया। हिंदू ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद हो रहा था, अनुवाद करते समय उनके चित्रांकन भी किया जाता था ताकि इजीली उसको समझा जा सके। तो ये कुछ और काम चित्रकारों को मिलते गए, उनका महत्व बढ़ गया। इस तरह भारतीय विषय, भारतीय दृश्य, भारतीय भूदृश्यों का प्रचलन हुआ और इस बात से इस संप्रदाय को फारसी प्रभाव से मुक्त कराया। मतलब ऐसा नहीं था कि केवल इस पे फारसी प्रभाव दिखाई देता है, या जो चित्र बनाए जा रहे हैं वो केवल फारसी ग्रंथों का नहीं, भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हो रहा है और उस पर भी चित्रकारी की जा रही है। मयूरी, नीले और भारतीय लाल आदि भारतीय रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। किस तरह से भारतीय चित्रकला का मुगल चित्रकला में सम्मिश्रण हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि भारत में जो पहले से कला में चटक रंगों का प्रयोग हो रहा था, नीला, लाल, उन रंगों का यहाँ पर हमें प्रयोग होते हुए दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जो फारसी शैली की चित्रकला थी वो थोड़ी सी सपाट टाइप की होती थी ऐसे, लेकिन जैसे ही वो भारत में चित्रकला वो लाई गई, वही लघु चित्रकारी, तो भारत में जो एक कहीं ना कहीं गोलीय चित्रकारी थी उसके साथ वो मिल गया और इसकी वजह से त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल हमें छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देंगे। 3 डायमेंशनल मतलब आपको ऐसा देखकर लगेगा कि ये बहुत रियल है, सजीव है, ये अभी बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने चरम पर पहुंची। मतलब मुगल चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी लघु चित्रकारी बाबर के द्वारा, सॉरी हुमायूं के द्वारा, अकबर ने उसको बहुत आगे लेकर जाता है अकबर, क्योंकि वही वो चाहता था ज्यादा से ज्यादा चित्र बने ताकि उसको समझने में चीजों को हेल्प मिले और वो बहुत इंटरेस्ट भी लेता था जानने में। फिर जहांगीर के टाइम पीरियड में और पीक में पहुंचेगी, जहांगीर ने कई सारी चित्रशालाएं खुलवा दी थी। ओके, लेकिन जहांगीर के बाद धीरे धीरे हमें उसका डिक्लाइन दिखाई देता है। शाहजहां तक ठीक चलेगा, औरंगजेब के टाइम पीरियड में डिक्लाइन चालू हो जाता है। ठीक है, यह मुगल साम्राज्य का आम कायदा था कि एक ही चित्र विभिन्न चित्रकार व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता था, यानी एक ही पिक्चर है, आंख कोई और बना रहा है, बाकी शरीर कोई और बना रहा है, आप समझ रहे हैं। इवन कहा जाता है कि जहांगीर इतना सक्षम था कि वो बोलता था कि इस पिक्चर में, इस चित्र में किस कलाकार ने क्या बनाया है वो ये तक बता सकता था कि इसकी आंख इसने बनाया, चेहरा इसने बनाया। आप समझ पा रहे हैं। इस टाइम पीरियड में चित्रकारी क्या हो रही है, वही शिकार, युद्ध, दरबार के दृश्य बनाए जा रहे हैं और आकृति चित्रों का भी प्रचलन बढ़ा। पोर्ट्रेट, आकृति चित्र का मतलब है, पोर्ट्रेट का मतलब है कि कोई सामने खड़ा है और उसको उस पोजीशन में उसकी चित्रकारी करना। ओके, वो देर तक खड़ा रहेगा और आप वैसे उसकी पिक्चर बना दोगे, तो इसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। वो भी हमें इस समय पे प्रचलित होते हुए दिखाई देता है। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली पादरियों का आगमन हुआ और उससे भी इनके चित्रकारी पे प्रभाव पड़ा। क्या? यथार्थवादी
चित्रकला का प्रभाव पड़ा, रियलिटी बेस्ड पिक्चर्स बनेंगी। शाहजहां के अंतर्गत यह परंपरा जारी रहा। कुल मिला के शाहजहां के टाइम पीरियड तक तो चलेगा, है ना, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और शाहजहां तक धीरे धीरे चलता है। लेकिन आगे चल के औरंगजेब के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि इसका डिक्लाइन होने लग जाता है और यही जो चित्रकार है वो उसे दूसरे क्षेत्रीय राजा संरक्षण देने लग जाएंगे और ये चित्रकार जो है क्षेत्रीय चित्रकलाओं को पोषित करेंगे आगे चलकर। ठीक है, भाषा और साहित्य की बात कर रहा है। अब भाषा साहित्य में देखो यहाँ पर ऐसा लगता है हमें केवल फारसी नहीं, यहाँ पर संस्कृत साहित्य का भी काफी ज्यादा विकास होते हुए दिखाई देता है और क्षेत्रीय भाषा भी इस समय पे विकसित होते हुए दिखाई देती। कैसे? अखिल भारतीय स्तर पर विचारों और शासन के माध्यम के रूप में फारसी और संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब ज्यादातर तो आपको पता है कि फारसी और संस्कृत का पहले से प्रचलन था और फारसी जो एक नई हमें यहाँ पर भाषा दिखाई देगी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि फारसी और संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका, एक बड़ी सीमा तक भक्ति आंदोलन के प्रसार के फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का उल्लेख किया जा सकता है। क्योंकि भक्ति आंदोलन आपको पता है कि जब मूवमेंट हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ये भक्ति आंदोलन के जितने भी हमें दिखाई देते हैं मॉन्क सन्यासी, तो कहीं ना कहीं वहां से क्षेत्रीय भाषा का भी विकास प्रचलित होगा। ठीक है, क्योंकि भाई वो लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो इसके लिए क्षेत्रीय भाषा और ज्यादा फलेगी फूलेगी, लोग उसको जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ओके, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास स्थानीय और क्षेत्रीय शासकों से प्राप्त संरक्षण के कारण हुआ। देखो क्षेत्रीय भाषा मतलब बाद में चल के हमें पता लगता है ना कि कोई क्षेत्र है वो अलग अलग पार्ट्स में टूटा हुआ है, यहाँ पे कोई रूलर, तो जो वहाँ के लोकल रूलर है वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो उसी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय भाषा का ऐसा नहीं विकास रुक गया था, क्षेत्रीय भाषा का लगातार विकास होता रहा है। ये प्रवृत्ति 16वीं और 17वीं सदियों में, 16वीं यानी कि 1500 के बाद की बात कर रहा है, अकबर के समय तक भारत में फारसी का ज्ञान इतना व्यापक हो चुका था कि उसने फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा हिंदवी में राजस्व के दस्तावेजों को रखने की परंपरा को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा है कि एक समय ऐसा आया था ना जब फारसी थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंस में आ चुका था हिंदवी के कंपैरिजन में। तो बोल रहे कि नॉर्थ में हम देखते हैं कि इतना ज्यादा फारसी अकबर के टाइम तक प्रचलित हो गया था कि हिंदी में कोई ग्रंथ या जो वो होता है राजस्व संग्रहण पूरा डेटा मेंटेन किया जाता था, तो बोल दिया गया था केवल फारसी में ये डेटा मेंटेन किया जाएगा। लेकिन जो दक्कन के राज्य थे वहां पर स्थानीय भाषा में राजस्व दस्तावेजों को अभी भी रखा जाता था, वो रखने की परंपरा लगातार जारी रही। 17वीं सदी के आखिरी चौथाई में ही उसकी समाप्ति होती है। तो ये लगातार चलता रहता है लंबे टाइम पीरियड तक। आगे बढ़ते हैं, अकबर के समय में फारसी गद्य और कविता का चरमोत्कर्ष हुआ। फारसी में बहुत सारे गद्य लिखे जा रहे, गद्य पद्य होता है ना, एक तो पूरी स्टोरी लिखी जाती है, एक पूरी कविता लिखी जाती है। छोटे पे आप हिंदी का पेपर देते होंगे, तो बस यही है कि अकबर के टाइम पीरियड में फारसी में बहुत सारी कहानियां लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी। उससे धीरे धीरे फारसी जो साहित्य है उसका बहुत ज्यादा विकास होता है। अबुल फजल एक महान विद्वान था, उसने अपने समय का एक अग्रणी इतिहासकार भी है, उसने काफी कुछ लिखा है। गद्य लेखन की ऐसी शैली का आरंभ किया था अबुल फजल ने, जिसका अनुकरण अनेक पीढ़ियों तक हुआ। यानी इसके लिखने की जो शैली थी फारसी में वो इतनी डेवलप थी जो आगे तक हमें चलते हुए दिखाई देगी। इस दौर का एक अग्रणी कवि हमें दिखाई देता है, जो पद्य लिख रहे हैं, जो कविता लिख रहे हैं, वो कौन थे? अबू फजल के भाई फैजी थे। तो अबू फजल जो गद्य पे काम कर रहे हैं, फैजी जो पद्य पे काम कर रहे हैं, इन दोनों के नियंत्रण में हम देखते हैं कि फारसी का काफी ज्यादा विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा दो और हमें फारसी कवि उर्फी और नजीरी भी दिखाई देते हैं। ठीक है, जो जन्मे तो फारस में थे लेकिन कई सारे ऐसे कवि होते थे जो इस समय भारत में आ रहे थे ईरान इराक से, तो उनमें से ये भी थे जिन्होंने आकर मुगल्स के अंतर्गत शरण पाई और यहीं पर अपना जो है ज्ञान का प्रभाव दिखाया। ठीक है, फारसी साहित्य के विकास में हिंदुओं का भी योगदान रहा। इस काल में साहित्यिक और ऐतिहासिक रचनाओं के अलावा फारसी भाषा के अनेक सुप्रसिद्ध शब्दकोश भी तैयार किए। शब्दकोश का मतलब है कि ग्रामर की जो बुक्स होती हैं, जो उनका जो किस तरह से उनके बहुत सारे ये क्या बोलते हैं वोकैबुलरीज जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या वोकैबुलरी अच्छे शब्द का शब्दकोश तैयार किया जाता है। तो केवल किताबें नहीं लिखी जाती बल्कि शब्दकोश भी तैयार करे थे। अब आ जाते हैं संस्कृत का क्या हाल था। संस्कृत में महत्वपूर्ण और मूल काम कुछ अधिक तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी संस्कृत में इस समय हमें बड़ी संख्या में साहित्य बनते हुए दिखाई देते हैं। तो संस्कृत ग्रंथों की संख्या इस समय काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि संस्कृत में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। हालांकि उस पर काम बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। अधिकांश रचनाएं दक्षिण और पूर्वी भारत में स्थानीय राजाओं के
के संरक्षण में हुई, क्योंकि भाई यहाँ पर तो मुगल्स का प्रभाव है, फारसी थोड़ा सा डोमिनेंस में आ चुका है। हालांकि कुछ को बादशाहों के अनुवाद विभागों में कार्यरत ब्राह्मणों ने भी रचा, क्योंकि बादशाह भी जाना चाहता था कि भाई क्या है ये इन किताबों में, तो कई सारे अनुवाद होने के चक्कर में भी कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनको रचा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोल रहा है राइटर यहाँ पे मध्यकालीन हिंदी की ब्रज बोली। अब ये थोड़ा सा जाता है किसकी तरफ, लोकल्स की तरफ जाता है, जो रीजनल लैंग्वेज थी। तो मध्यकाल में हिंदी की ब्रज बोली, मतलब हिंदी का एक हमें भाषा दिखाई दे ना, ब्रज, अर्थात आगरा के आसपास की बोली को भी मुगल बादशाह और स्थानीय राजाओं ने संरक्षण दिया। तो ऐसा नहीं कि स्थानीय भाषाओं को संरक्षण नहीं मिला था, हमें ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है फारसी इस समय। संस्कृत ने अपना साहित्यिक रूप से प्रभाव बनाया हुआ था, हालांकि बोलचाल में इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन रीजनल जो भी लैंग्वेजेस हैं उनका भी प्रभाव दिखाई देता, बोली बोल सकते हो आप उन्हें। अकबर के काल में ही हिंदी कवि दरबार से जुड़ने लगे थे। अग्रणी मुगल अमीर जिनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, कौन थे ये मुझे बताइएगा जी। ठीक है, जीवन और मानवीय संबंधों पर फारसी विचारों के साथ भक्ति काव्य का सुंदर समन्वय किया, किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। ठीक है, इस तरह फारसी और हिंदी काव्य परंपराएं एक दूसरे को प्रभावित करने लग गई, एक दूसरे के साथ ये विकसित होने लगे। लेकिन सबसे प्रभावशाली हिंदी कवि हमें तुलसीदास दिखाई देते हैं, जिनके पूज्य राम थे। इन्होंने हिंदी की उस बोली का प्रयोग किया जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बोली जाती है। जन्म ही नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों पर आधारित एक परिष्कृत जाति प्रथा का आग्रह करने वाली तुलसीदास मूलतः एक मानवतावादी कवि थे। थोड़ा सा ये ह्यूमंस की बात करते थे, जात पात के विरोधी थे, ह्यूमन राइट की बात, इक्वालिटी की बात ये किया करते थे, और ये उनके किस में दिखाई देता है, कविताओं में दिखाई देता है। तो बोले कि इस क्षेत्र में अगर हम इस समय बात करें जहां पे फैजी दिखाई देता है, अबुल फजल, उसके पैरेलल हमें तुलसीदास दिखाई देते हैं, जिनका काफी ज्यादा योगदान था पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा में कविताओं को लिखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में एक अलग और स्वतंत्र भाषा के रूप में हमें मलयालम में साहित्य रचना का दौर दिखाई देता है। तो मलयालम कहाँ बोला जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका तमिल बोला जाता है, इधर आ जाइए तेलुगु हो गया, इधर मलयालम केरला साइड में, इधर कन्नड़। तो बोल रहे कि जो मलयालम, जो केरला साहित्य है ना, इसका काफी ज्यादा विकास होते हुए हमें दिखाई देता है। एक नाथ और तुकाराम के साथ मराठी भी अपने चरम पर पहुंच जाता है। ये मराठवाड़ा क्षेत्र था, ये वाला महाराष्ट्र वाला। तो बोल रहे कि यहाँ पर हमें मराठी का भी विकास होते हुए दिखाई देता है। तो राइटर थोड़ा सा आपको बताना चाहता है कि बेसिकली फारसी प्रभावशाली थी, संस्कृत में साहित्य चलते रहे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी समय प्रभावशाली दिखाई देती, इवन मुगल दरबार में भी उसका प्रभाव दिखता है। दक्षिण की तरफ जाए तो मलयालम, मराठी, इन्होंने अपना प्रभाव लगातार बनाए रखा। ठीक है, अब आ जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में मुगलों का क्या योगदान था, तो देखो संगीत के क्षेत्र में औरंगजेब से पहले तो काफी योगदान था। ऐसा कहा जाता है कि जो औरंगजेब है उसने अपने दरबार में संगीतकारों को रखना बंद कर दिया था, नाचना गाना सब बंद कर दिया था, लेकिन खुद औरंगजेब वीणा वादक था, है ना, वो खुद इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था। तो संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था जिसमें हिंदुओं मुसलमानों ने सहयोग दिया। अकबर ने ग्वालियर के तानसेन को संरक्षण दिया। अकबर के काल में तो जितने भी स्कॉलर्स थे वो रहते ही थे, और अनेक नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है किसको, तानसेन को। जहांगीर, शाहजहां और बहुत से मुगल अमीरों ने भी इसी का अनुकरण किया, यानी जो अकबर ट्रेंड लेकर आए थे उसको आगे बढ़ाया गया, यानी कि संगीतकारों को संरक्षण दिया जा रहा है। संगीतकारों को संरक्षण केवल दरबार के स्तर पर नहीं, जो मुगल एम्पायर में अमीर होते थे ना, वो लोग भी अपने स्तर पर, अपने घरानों के स्तर पर छोटे छोटे जो संगीतकार थे उनको संरक्षण दिया करते थे। बोल रहे औरंगजेब के बारे में हालांकि पता लगता है कि इसने संगीत को पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन जो हमें रिसेंटली नए अनुसंधान मिले हैं उससे ये पता लगता है कि वो वाद्य बजाया करता था। ठीक है, मतलब उसने संगीत को तो बंद किया था, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे उसको बंद नहीं किया था, क्योंकि वो खुद वीणा वादक था। औरंगजेब की हरम की रानी, हरम होता था जहां पे इनकी रानियां रहा करती थी, हरम की रानियों ने तथा शहजादों और अमीरों ने संगीत को संरक्षण देना जारी रखा। औरंगजेब खुद पर्सनल लेवल पर संरक्षण नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी रानियां हैं, उसके जो राजकुमार हैं, जो अमीर है, वो इस काम को लेकर चल रही है, यानी संगीत आगे तक जाता है। संगीत पर हम बड़ा काम कब देखते हैं, तो बोल रहे हैं किसके टाइम पीरियड में, ये हमें पता लगता है 18वीं सदी में, मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में, जब थोड़ा सा फॉरेनर्स जो हैं भारत में प्रभावशाली होते हैं, जिसमें हम देखते हैं ब्रिटिश हो गए, फ्रांसीसी हो गए, बोल रहे उस समय
मोहम्मद शाह मुगल एम्परर के रूप में रूल कर रहा था और ये खुद संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, इसने काफी संरक्षण दिया था। धार्मिक विचार और विश्वास तथा एकीकरण की समस्याएं। अब धार्मिक विचार की बात कर रहा है कि थोड़ा सा हम जान लेते हैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि 16वीं और 17वीं सदी में भक्ति आंदोलन अबाध गति से जारी रहा। भक्ति और सूफी वो क्या बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ईश्वर की आराधना के लिए आपको उनकी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करनी, ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, और ईश्वर से मिलन करने के लिए आपको कोई साधन की भी जरूरत नहीं है। आप पूरे मन से आराधना करिए, उनको खुश करिए, नाचिए, गाइए और खुद अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं कि 16वीं और 17वीं यानी 1500 के बाद भक्ति आंदोलन अबाध गति से जारी रहा, मतलब लगातार चल रहा था भक्ति मूवमेंट। आंदोलनों में पंजाब का सिख आंदोलन तथा महाराष्ट्र का महाराज धर्म आंदोलन भी हमें दिखाई देते हैं। सिख आंदोलन का आरंभ किसने किया था? नानक की शिक्षाओं ने हुआ। आपको पता है कि सिख में हमें अलग अलग गुरु दिखाई देते हैं। पहले जो 4 गुरु हुए थे वो तो मौन ध्यान की बात करते थे कि भाई आप इस तरह से ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन दास, उन्होंने उनके धर्म ग्रंथ को संकलित कर दिया, जिसे आप बोलते हैं आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब। गुरु में आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों ही प्रकार का नेतृत्व कर रहे थे। आध्यात्मिक लौकिक का मतलब है कि वो केवल ईश्वर को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, जो ये गुरु होते थे वो पूरे सिख संप्रदाय को भी रिप्रेजेंट करते थे। तो उस तरह की वेशभूषा धारण करना, एक वो ऑरा क्रिएट करना, अच्छी जगह पर रहना, वो भी था, क्योंकि ये लोगों के भी अपने संप्रदाय को भी रिप्रेजेंट करने वाले थे। शानदार वस्त्र पहनते थे, अच्छे घोड़े रखते थे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अकबर सिख गुरुओं से बहुत ज्यादा प्रभावित था, उनसे मिलता जुलता था, लेकिन जब अकबर के बेटे बागी खुसरो को सहायता करते हैं सिख, तब पता लगता है कि जवाब में जहांगीर ने गुरु अर्जुन को कैद कर लिया था और यातना से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर खुद इनके प्रोटेक्टर थे या वो इनसे काफी प्रभावित थे, लेकिन आगे चल के हमें पता लगता है कि उसका जो बेटा है, उसके बेटे के बेटे ने जब रिवोल्ट किया था अपने पिता के खिलाफ, तो वहां पर सिख गुरु थोड़े से उसके समर्थन में आ गए थे। तब यहाँ पर हमें इनके बीच में यानी कि मुगल्स और सिखों के बीच में थोड़ी सी ये प्रतिद्वंदिता दिखाई देती है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं उनके उत्तराधिकारी हुए हरि गोविंद, उनको भी कुछ समय तक कैद रखा गया पर जल्दी उन्हें रिहा कर दिया गया। जहांगीर के साथ उनके मधुर संबंध विकसित हुए और जहांगीर की मृत्यु के ठीक पहले वह उसके साथ कश्मीर की यात्रा पर भी गए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बादशाह जब अमृत के पास शिकार खेल रहा था तो उसके पसंदीदा बाजों में से एक उड़कर गुरु के खेमे में चल गया। गुरु ने उसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि भैया वो गुरु है, ये स्टोरी बता रहा है। गुरु बोलेगा ना कि भैया आपको मारना नहीं है जानवर को, तो बस वहां पर जाके इनके बीच में फिर से वो कटुता जो है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देती है। तो ये एक दूसरा टकराव हमें दिखाई देता है किसके टाइम पीरियड में? जहांगीर के टाइम पीरियड में। पहले संबंध अच्छे हुए, फिर बाद में इनके संबंध कटु हो गए। तो ये छोटी छोटी बातों को भी थोड़ा सा ईगो पे ले लेते थे। तीसरा टकराव तब हुआ जब मध्य एशिया से गुरु के पास असीम सुंदरता का चाल चलने वाले 2 घोड़े लाए जा रहे थे और उन्हें शाही अधिकारियों ने जब्त कर लिया था। मतलब इनके लिए घोड़े लाए जा रहे थे, उनको शाही अधिकारियों ने जब्त कर लिया था और गुरु के अनुयायी विधि चंद ने ये घोड़े चुराकर गुरु को भेंट में दे दिया। तब तक गुरु का एक अच्छा खासा अनुयायी वर्ग बन चुका था, मतलब इनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हो चुके थे सिख संप्रदाय के, और इस मुठभेड़ में गुरु ने अच्छा युद्ध संचालन किया। कुछ समय तक पाइंदा खान नामक एक पठान ने भी गुरु का साथ दिया। अंततः गुरु हरिगोविंद पंजाब की पहाड़ियों में चले गए और फिर उन्होंने उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। बोल रहे कि मुगल्स और उनके बीच में लगातार इस तरह के छोटे छोटे टकराव होते रहते थे। कई बार ये शांत हो जाते थे, कभी कभी मामला बढ़ जाता था और धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। ठीक है, ये सभी टकराव सुप्रसिद्ध इतिहासकार आरपी त्रिपाठी के अनुसार महत्वहीन प्रकृति के थे। वो तो आपने देखा ही ना, घोड़े के लिए लड़ना या छोटी छोटी चीजों के लिए हमें जो विवाद दिखाई दे रहा है, बाज चला गया उसको देने से मना, तो बहुत ही महत्वहीन प्रकृति के इनके बीच में हमें टकराव होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि गुरु ने अमीराना जीवन शैली अपना ली थी, ये जो भी सिख संप्रदाय के गुरु थे, और बोल रहा है कि इनके अनुयायी उन्हें सच्चा पदशाह कहते थे, किंतु लगता है शासकों के लिए यह कोई चिंता का विषय नहीं रहा होगा, कारण कि कुछ सूफी संत भी आमिराना ढंग से रहा करते थे। मतलब मुगल्स के लिए बहुत ज्यादा ये परेशान करने वाली चीज नहीं थी। तो यहाँ पर हमें मुगल्स के पैरेलल एक सिख संप्रदाय का विकास होते हुए दिखाई दे रहा है। बस ये बताना चाह रहा है कि रिलीजियस हार्मनी थी, बहुत ज्यादा टकराव था नहीं, और मुगल्स ज्यादा चिंतित भी नहीं थे, क्योंकि उस तरह से जिस तरह से सिख गुरु रह रहे थे वैसे मुगल्स के टाइम में बहुत सारे अमीर भी रहते थे। तो उनको था कि ठीक है, लोकल लेवल पर इनका डेवलपमेंट हो रहा है, उससे हमें कोई चिंता का कारण नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इस काल में सिखों और मुगल शासकों के बीच टकराव का कोई वातावरण ना था, ना ही हिंदुओं का कोई सुव्यवस्थित दमन किया जा रहा था स्पेसिफिकली। हालांकि हमें कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत दिखाई देता है, जैसे अकबर के बाद हम देखते हैं जो
जहांगीर आता है, वो थोड़ा सा बोल देता है कि आपको कोई नया मंदिर, सॉरी क्या बोलते हैं, जहांगीर के टाइम पीरियड में, जहांगीर तो खैर अकबर जैसे चलता है, शाहजहां के टाइम पीरियड में शाहजहां ने बोलता है कोई नया मंदिर नहीं बनेगा, हिंदुओं का पुराना मंदिर है उसको रिपेयर करा सकते हैं। औरंगजेब आता है तो वो थोड़ा सा मुस्लिम्स को अपने फेवर में करने के लिए हिंदू विरोधी भी काम करता है। तो बोल रहे कि कुल मिलाकर हमें रिलीजियस हार्मनी दिखाई देती, इतनी कोई रूढ़िवादिता नहीं थी। शाहजहां द्वारा कुछ रूढ़िवादिता दिखाई दी, यहाँ पर वही बता रहा है मंदिर के लिए कि नया मंदिर नहीं बनेगा, तो जो जहांगीर के टाइम पीरियड में नए मंदिर बने थे वो सब शाहजहां ने तुड़वा दिए। देखो ये सब कुछ रिपीट कर रहा, ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है, तो इसको बताने का ऐसा कुछ मतलब है नहीं, सब हमने ये डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है ठीक है। अब ये राइटर आगे बोलता है कि देखो ऐसा तो नहीं है कि जो उदारवादी विचारधारा चल रही थी इस समय, इसको हिंदू मुस्लिम दोनों मान लेंगे, तो यह आशा तो नहीं की जा सकती कि ऐसे आचार विचार को हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों प्रमुख धर्मों के रूढ़िवादी तत्व आसानी से मान लेंगे। रूढ़िवादी तत्व मतलब जो बोलते हैं कि हमारा ही धर्म सबसे ऊपर है, बाकी सब धर्मों को खत्म हो जाना चाहिए, तो ये रूढ़िवादी हर धर्म में हमें दिखाई देते हैं, तो वो आसानी से मान लेंगे ऐसा तो था नहीं, और इस तरह अपनी सुस्थापित शक्ति और प्रभाव को छोड़ देंगे जिसका सुख वे एक लंबे समय से लेते आ रहे हैं। रूढ़िवादी हिंदुओं की भावनाओं को बंगाल में नवदीप के रघुनंदन ने व्यक्त किया। मध्यकाल में धर्मशास्त्रों के सबसे प्रभावशाली लेखक माने जाने वाले रघुनंदन ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का ऐलान किया। मतलब कुछ हिंदू रूढ़िवादी थे, वो अपने विशेषाधिकारों की बात करेंगे और उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जैसे यहाँ पर बन रहा है कौन, रघुनंदन बन रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने, उपदेश देने का अधिकार ब्राह्मणों को और छोड़ किसी और को नहीं है, ये राइट केवल इन्हीं का है, उनके प्रिविलेजेस बता रहे हैं। अंत में वे यह कहते हैं कि कलयुग में वर्ण केवल दो है, ब्राह्मण और शूद्र। सच्चे क्षत्रिय कभी के समाप्त हो चुके हैं, वैश्य और अन्य उपयुक्त कर्मों को न करने के कारण अपने जाति पद से वंचित हो चुके हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं कि 4 वर्ण वाला अब सिस्टम नहीं है, 2 ही वर्ण बचे जो अपने कर्तव्यों को निभा रहे, एक शूद्र और एक ब्राह्मण वर्ण है। क्षत्रिय कुछ कर नहीं रहा, इसलिए कोई वर्ण का उसका मतलब नहीं है। वैश्य जो है वो बरसों से जो काम करते आ रहे थे, उन्होंने अपना काम ही बदल दिया। तो ये थोड़ा सा इस तरह की बातें करते हैं। फिर बोल रहे हैं महाराष्ट्र के रामदास ने, जो आगे चल के शिवाजी के गुरु हुए थे, जिन्होंने कर्म को धर्म में मुख्य स्थान दिया, वो भी मुखर ढंग से बात करते हैं किसकी, अपने धर्म की बात कर रहा है। तो बोल रहे कि यहाँ पर हमें कुछ रूढ़िवादी हिंदू धार्मिक व्यक्ति दिखाई देते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने विशेषाधिकारों के लिए बात किया। इसी तरह से इस्लाम धर्म में भी हमें कुछ रूढ़िवादी तत्व दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि रूढ़िवादी विचारकों और प्रचारकों का प्रभाव सीमित था और वह छोटे छोटे समूहों तक ही रहा, चाहे वो बंगाल की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हिंदू रूढ़िवादी हो चाहे मुस्लिम रूढ़िवादी, उन्होंने कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला नहीं, ठीक है। तो वो लोकल लेवल तक ही चीजें रह गई। उनकी मुख्य आशा यह थी कि समाज और राज्य में जो लोग धनी और शक्तिशाली है वो उनके विचारों का समर्थन करेंगे। दूसरी ओर उदारवादी विचारकों ने व्यापक जनता से अपनी बात कही, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो अमीर है, जब इस्लाम धर्म का कोई रूढ़िवादी बोलेगा तो उनका सपोर्ट करेंगे, या फिर जो हिंदू है वो सोचे कि अमीर हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत ज्यादा वो प्रभावशाली नहीं थे। भारतीय इतिहास में उदारवाद और रूढ़िवाद की पुनर्वृत्ति होने वाले चक्र को उस स्थिति में रखकर देखा जाना चाहिए जिसकी जड़ें भारतीय समाज के ढांचे में थी। यह एक और सुदृढ़ विशेषाधिकारों और शक्तियों तथा दूसरी ओर जन समूहों के समतावादी और मानवतावादी आकांक्षाओं के बीच चलने वाले संघर्ष का एक पहल ही था। मतलब एक तरफ रूढ़िवादी तत्व दिखाई दे रहे, एक तरफ उदारवादी। जो जनता है वो तो क्या चाहेगी ना, उदारवादी, क्योंकि जनता में तो हिंदू भी है, जनता में तो मुस्लिम भी है, तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि रूढ़िवादी तत्व हावी हो। दोनों के लिए काफी लॉस वाला काम हो जाएगा, चाहे हम बात करें हिंदुओं की, चाहे हम बात करें मुस्लिम की। संकीर्ण रूढ़िवादी तत्वों की प्रतिष्ठा और उनके प्रभाव ने तथा उनकी ओर से संकीर्ण विश्वास और विचारों की पुनरुक्ति ने दोनों प्रमुख धर्मों के समर्थकों के बीच तारतम्य और सहिष्णुता की आगे बढ़ रही प्रक्रिया को बाधित किया। जब भी ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं बाधित होगा, क्योंकि ये ऊपर तो 2 लोग बैठे हुए हैं रूढ़िवादी, लेकिन ग्राउंड लेवल तो एक बड़ी पॉपुलेशन है ना, चाहे इस्लाम को फॉलो करने वाले चाहे हिंदू को फॉलो करने वाले। तो जब भी ये इस तरह का काम करेंगे इनके बीच में तनाव जरूर पैदा होगा। सांस्कृतिक एकीकरण प्रक्रिया में भी विघ्न डाला। सांस्कृतिक एकीकरण मतलब एक दूसरे के संस्कारों का आदान प्रदान, वो यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि एक दूसरे में तनाव आ गया ना, थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी बनाने ये लोग रखने लग जाएंगे, ठीक है। दोनों प्रवृत्तियों का टकराव औरंगजेब के काल में खुलकर सामने आया। देखो वैसे तो रूलर अभी तक बैलेंस अप्रोच के साथ काम कर रहा था, तो ज्यादा कुछ ये रूढ़िवादी तत्व हावी नहीं हो पा रहे थे। इन्हें औरंगजेब के टाइम पीरियड में खुलकर सामने आने का मौका मिला, क्योंकि औरंगजेब ने थोड़ा सा इस्लाम धार्मिक रूढ़िवादी
जो तत्व थे उनको सपोर्ट कर दिया, और इसकी वजह से वो जो अभी तक ना सामंजस्य या समतापूर्वक सांस्कृतिक विकास चल रहा था, कला का विकास चल रहा था, वो थोड़ा सा यहाँ पर अवरुद्ध होते हुए हमें दिखाई देगा 18वीं सदी में अकबर की। ठीक है, लेकिन 18वीं सदी में अकबर की व्यापक उदारवादी नीति की पुनर्स्थापना हुई और यह एक बड़ा मानदंड बन गया। लेकिन औरंगजेब जो भी एक रूढ़िवादी तत्व को सपोर्ट कर रहा था वो लंबे समय तक नहीं रहता है। 18वीं सदी यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद वापस से वही उदारवादी नीति चलेगी जो कि अकबर के टाइम पीरियड में लाया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा था कि किस तरह की मुगल्स के टाइम पीरियड में कला या संस्कृति का विकास हुआ। थोड़ा सा धर्म पर ध्यान देना, इंडिविजुअल हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। कला में चित्रकला, वास्तुकला पर ध्यान देना, ये मैंने आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे से बताया, यहाँ पर इतना नहीं बताया गया, वहां पर बहुत डिफाइन किया गया है। तो उन चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट से देख लेंगे। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और रिवीजन करते रहिए। ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर्स एंड होने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।